अच्छा, तो जो कल पढ़े थे याद है? क्यों भाई? शुरू में हम लोगों ने कल अनुसूचियां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अनुसूची। बताओ अनुसूची एक में क्या है? 2, 3, 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5, 6 हाँ पूर्वोत्तर के राज्य। कितने राज्य हैं? कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, है ना? ये कौन सी अनुसूची थी? ये 6। 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। किसकी किसकी शक्तियों का? राज्य और केंद्र, है ना? राज्य की कितनी शक्तियां हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में, संघ सूची में, संघ में 100 है ना? और वर्तमान में 100 है, पहले 97 थे। राज्य में कितने हैं? 66 पहले थे, अभी कितने हैं? 61, है ना? अगर हम बात करें समवर्ती सूची में, आप कितने हैं? 52। औसत सूची में कितने हैं? नई चीजें जोड़ी जाएंगे तो, है ना? ये हो गई 7। 8 में क्या है? राज्य भाषा। राजभाषा कितनी भाषाएं हैं कुल? 22। और पहले कितनी भाषाएं थी? 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी। टोटल भाषाएं याद कर लिए, है ना? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, है ना? याद हो गए सब? चलो 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। 10वीं में क्या है? दल बदल कानून। 11वीं में पंचायतें। और 12वीं में नगर पालिका। चलो इतना कल हो गया था, है ना? आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं भाग। क्या स्टार्ट करते हैं? भाग। देखिए भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग। ठीक है, भाग 1 क्या पढ़ेंगे? भाग 1। अब पता है कि आपको पता है कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां हमने पढ़ ली है ना? और अब भाग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भाग। और भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद आएंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 1 कौन सा भाग? टोटल कितने भाग हैं? 22, है ना? लेकिन अगर ऐसे देखा जाएगा 22 है, लेकिन टोटल 25 हो गए हैं, है ना? तो पहले हम इनको देख लेते हैं भागों को। जैसे भाग 1, भाग 1 में है संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। क्या है? संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। ये है, कह सकते हैं भाग 1। कौन सा भाग है ये? भाग 1। और भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। कितने तक है? 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर कितने तक है? 4 तक है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आया है संघ। संघ क्या होता है? संघ को अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यूनियन कहते हैं। ठीक है, संघ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूनियन। यूनियन वो होता है जो आसानी से नहीं टूटता है। अर्थात जैसे हमारे कह सकते हैं भारत जो है, भारत एक संघ है। संघ है, कई राज्यों का एक समूह है, इसको संघ कहते हैं। देखो, संघ एक होता है संघ, दूसरा होता है जिसको हम यूनियन कहते हैं। एक होता है कन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन। ठीक है, जो संघ होता है वो आसानी से टूटता नहीं, मतलब कभी ही टूटता नहीं, इसको कभी भी इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फेडरेशन होता है वो आसानी से टूट जाता है। कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन जो संघ होता है वो कभी भी अलग नहीं हो। जैसे वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और 28 राज्य अब चाह के भय नहीं टूट सकते हैं। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रारंभ में देश को आजादी मिली थी तो 28 राज्य नहीं थे। 28 राज्य नहीं हुआ करते थे पहले, मतलब ABCD के जैसे नाम थे। जैसे जो ब्रिटिश में, जहां ब्रिटिशों का जिसका शासन प्रशासन था, उन्हें ब्रिटिश वाले राज्य कहा गया, है ना? फिर रियासतें थी, रियासतों वाले राज्यों को अलग किया गया। ठीक है, यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश को अलग किया गया। ठीक है, तो कहने के प्रकार मतलब यह है कि 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, और लेकिन अभी कितने हैं? वो 28 राज्य। हमसे कोई पूछे कि आजादी के समय भारत में कितने राज्य थे, तो एक भी राज्य नहीं थे। आजादी के समय कोई भी राज्य नहीं थे, वो छोटी छोटी रियासतें थी। क्या थी? रियासतें। रियासतों में राजा का शासन हुआ करता था।
राजा के देख रेख में वहां की जनता अपने कार्यों को करती थी। समझ रहे हैं, जहां जैसा राजा हुआ करता तो वहां का वैसा कानून हुआ करता था। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे भारत में 552, कितनी, 552 छोटी छोटी रियासतें में फैला हुआ था। कितनी, 552 छोटी छोटी रियासतों में हमारे भारत के टुकड़े थे या खंड थे, यह फैला हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा अखंड भारत है, अखंड भारत है, ये तो इसका तो बहुत बिखरा हुआ रूप था। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इन सभी जो रियासतें थी इनको सबको एक में जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक में जोड़कर एक देश का निर्माण किया जिसे भारत कहा गया। ठीक है, इनका सहयोग कई लोगों ने दी, जैसे एक नाम है बीपी मेनन। क्या नाम है, बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था, बीपी मेनन बहुत खांसी आ रही है। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम था लॉर्ड माउंटनबेटन। लॉर्ड माउंटनबेटन भी अंग्रेज कह सकते हैं अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बढ़िया सहयोग किया था। तो इन तीनों लोगों की वजह से भारत क्या हो गया, एकजुट हो गया, एकीकरण हो गया, भारत का एकीकरण किया गया। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपनाम से भी जानते हैं लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने उनको उपनाम से कहा था, यानी कि उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। हम देखेंगे जब गांधी युग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, अभी तो हम पॉलिटी पढ़े हैं तो उसमें डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो देखें, जो संघ होता है ये कभी भी टूट नहीं सकता है। तो भारत विनाशी राज्यों का, भारत, देखो इसको तुम लिख लेना, भारत जो है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। समझ रहे हो, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब यह है कि भारत के जो राज्य हैं उनको हम तोड़ सकते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन संघ को नहीं तोड़ सकते। अविनाशी संघ है, संघ को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं, जो भारत के राज्य हैं उनके टुकड़े किए जा सकते हैं, उनको उनके नाम में बदलाव किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ गए भाई। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। अब ये हो गया हमारा मेन होता है, ये होता हमारा भाग। क्या होता है हमारा भाग। अब हम देखेंगे भारत के जो अनुच्छेद हैं, यानी संविधान के जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक, कितने से, भाग 1 के अनुच्छेद देखेंगे, भाग 1 के अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद 1 ये है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या क्या कहेंगे, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है ना। इसमें भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया नाम याद रखना, मतलब कि याद रखने का मतलब यह है कि जैसे भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं, है ना। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 देखेंगे, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। क्या, नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात इसका मतलब क्या है
कि भारत में नए राज्यों को भी मिलाया जा सकता है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों को भी मिलाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है जिसका नाम है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम जो है 1900 कह सकते हैं 1974 में 34वां कौन सा 34वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन 34वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सह राज्य। ठीक है। तब भारत को 1974 में 34वां संविधान संशोधन तय करके सह राज्य का दर्जा बनाया गया, कह सकते हैं दर्जा मिला। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सह राज्य का मतलब ये जैसे जब भारत में ये नहीं है, भारत का राज्य पहले 1974 तक में नहीं था। इसको भारत में कहा गया कि आप लोग हमारे देश में शामिल हो जाइए, है ना। तो ये 1974 में ये कहा गया देखिए कैसा है हमारा देश, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन लोगों को अगर उन्होंने जैसे सिक्किम वाले जो व्यक्ति थे वो लोग रहे भारत में, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके देश में रहना चाहते हैं, यहाँ तो बढ़िया है, किसी भी राज्य में जा सकते हो, किसी भी जगह घूम सकते हो, कहीं भी अपना घर ले सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। और देशों में नहीं है, वहां पर पासपोर्ट लगते हैं, यहाँ पर तो कहीं भी जा सकते हो, है ना, इतना बड़ा देश है। तो इसको फिर क्या किया गया, फिर से संशोधन किया गया, फिर से संविधान में संशोधन किया गया। सिक्किम को 1975 में, कब? 1975 में 35वां कौन सा 35वां संविधान संशोधन करके भारत का राज्य बना। भारत का क्या बना? राज्य। अभी सह राज्य है, मतलब पूर्ण रूप से राज्य नहीं है भारत का, लेकिन फिर से 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके इसको भारत का राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। अभी तक आपको पता था कि जो हमारा ये सिक्किम है वो भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, पहले 75 में बना है। कब बना है ना। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो हमारा ही राज्य है। ऐसा लग क्या, मतलब सब कुछ एक जैसा है, जैसे अदर राज्य हमारे भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वैसे ये सिक्किम भी है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है वहां पर, है ना। तो ये क्या हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को एक राज्य बनाया गया है। बात क्लियर है? अनुच्छेद 2 के तहत। अब देखें अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 देखें, अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, राज्यों के नाम तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन। जैसे हमारा एक राज्य हुआ करता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसे हम एमपी कहते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश को का नया ये जो अनुच्छेद 3 है इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य को 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर सन 2000 को, कब? सन 2000 को मध्य प्रदेश को काट कर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़। कौन सा नाम? छत्तीसगढ़ नाम रखा गया। और उसी वर्ष उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दें जगह कम है, यूपी को काटकर 9 नवंबर सन 2 नवंबर ये लिख लेना भाई, नवंबर। ठीक है, नंबर लिख दिया है।
नौ नवंबर सन 2000 को यूपी को काटकर एक राज्य और बनाया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। क्या नाम? उत्तराखंड। कौन सा? इसकी डेट याद रखनी है। पहला जो मध्य प्रदेश कटा है 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश काट के क्या बना है? छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश काट के क्या बना है? उत्तराखंड। फिर एक और राज्य काटा जाता है जिसका नाम है बिहार। क्या? बिहार। बिहार राज्य को काटकर 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को काटकर बना जाता है झारखंड। क्या बना जाता है? झारखंड बना जाता है। क्या बना जाता है? झारखंड बना जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के तहत, संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत 3 राज्यों को, अनुच्छेद 3 के तहत 3 राज्यों को, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार को काटकर, मध्य प्रदेश को काटकर जो है छत्तीसगढ़, और यूपी को काटकर उत्तराखंड, यानी यूपी काटकर यूके उत्तराखंड, और बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है? देखें, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3 हो गया। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जो अनुच्छेद 3 में है और अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, 4 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 की जो बनाई गई, कि जो बनाई गई विधि है या विधियां हैं, ठीक है, वह 368 के बाहर। इसको समझो क्या है। जो अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 यानी कि नए राज्यों का प्रवेश, और 3 में राज्यों का नाम तथा सीमा में परिवर्तन, जो कहा गया है वो 368 के बाहर। 368 क्या है? 368 ये है कि किसी भी चीज को करने के लिए संसद को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। कोई भी नियम पारित करवाने के लिए संसद को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, कह सकते हैं हस्ताक्षर करवाने होते हैं, उसके द्वारा पारित करवाना होता है। लेकिन जो अनुच्छेद 2 और 3 में है वो उसका बना रहना, ये कह सकते हो आप। और 368 में राष्ट्रपति इन दोनों के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा कहा गया है? कि मान लीजिए कि हम नए नए राज्यों को शामिल कर रहे हैं अपने देश में, नए क्षेत्र को, नए जगह को हम अपने देश में शामिल कर रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम चाहेंगे तो उसको अपने देश में शामिल कर लेंगे। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, संसद जो चाहेगी वैसा काम कर लेगी। और संसद चाहेगी तो किसी भी राज्य के नाम में बदल सकती है और उसकी सीमा में बदल सकती है। जैसे आप देखा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, है ना, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, सन 2000 में। इनकी तीनों की डेट आपको याद रखनी है, 1-9-5, 1-9-5, 15 दिन के अंदर 3 राज्य का मतलब तोड़ दिया गया। 1-9 और 5, 1-9 और 5 नवंबर को सन 2000 में। ठीक है, 1-9 और 15 है भाई, 5 नहीं, 15 है ना। 1-9 और 15 नवंबर को जो है 3 राज्यों को तोड़कर 3 राज्य और बना दिए गए। समझ गए? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 4। समझ में आया आपको कि 2 और 3 की जो बनाई गई विधियां वो रहेंगी, उस पर राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं होगी, राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भाग हमारा एक खत्म होता है। समझ रहे हैं? टोटल 22 भागों में से एक भाग कंप्लीट। ठीक है, ये 4 अनुच्छेद इसमें है। एकदम क्लियर हुआ? चले देखें, अब दूसरा भाग देखते हैं हम लोग। भाग 2 कौन सा है? भाग 2।
भाग दो में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। क्या है भाग दो में? भाग दो में है नागरिकता। क्या है भाई? भाग दो में है नागरिकता। ठीक है। अब ये नागरिकता जो है, भाग दो में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किसके? ब्रिटेन। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यह है नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कितने तक है? 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बातें कही गई है। ठीक है, बात समझ गए? अब देखें नागरिकता क्या होती है, इसके बारे में। नागरिकता ये समझ लो क्या होता है। कोई भी देश अपने व्यक्तियों को, अपने देश के नागरिकों को विशेष प्रकार की सुविधा देता है, विशेष प्रकार की सुविधा देता है, उसे ही नागरिकता कहा जाता है। जैसे हमारे पास, आपके पास विशेष प्रकार की सुविधा है कि हम अपने देश के लोगों को वोट दे सकते हैं। ये हमारे, आपके पास यही सुविधा है, और कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश के व्यक्ति को नहीं चुन सकता है। समझ रहे हैं? हम प्रधानमंत्री चुनाव में हम भाग ले सकते हैं, लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति आके, वो पाकिस्तान को हो चाहे अमेरिका को हो, किसी भी देश का आके हमारे देश में चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना ही वोट दे सकता है। हमारा आधार कार्ड बना है, आपका आधार कार्ड बना है, आपका पैन कार्ड बना, लेकिन किसी विदेशी व्यक्ति का नहीं बना है। यही बनेगा। ये हमारी विशेष प्रकार की एक प्रकार की सुविधा है। समझ रहे हैं? ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए ही है, और किसी विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है। अब देखें नागरिकता संबंधी क्या है। अनुच्छेद 4 हो गया। देखें अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में है भारत के प्रारंभ। ये भारत का ये भारत में लिख दो तुम, इसमें लिख दो संविधान। क्या लिख दो? है ना, इसमें लिख दो संविधान। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब अर्थात क्या, इसका मतलब क्या है? जब 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था, तब उसके बाद जो भारत के क्षेत्र में जमीन आती, हिस्सा आता है, उनमें जो व्यक्ति जन्मे हैं उनको नागरिकता का प्रावधान है। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान हमारा लागू हुआ है का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अब जो व्यक्ति उस समय जब संविधान लागू हुआ, वह कोई भी जमीन या कोई भी इलाका या कोई भी एरिया जो भारतीय क्षेत्र में है, वह भारतीय क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, जन्म लिया है, वह उसको नागरिकता का अधिकार होगा। समझे? इसमें क्या है? अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, बात ठीक है। आगे चले फिर देखें। अगला है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 इसमें है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब देखो जब भारत का विभाजन हुआ है ना, तो कुछ लोग जो हिंदू थे, कुछ लोग जो मुस्लिम थे या हिंदू थे, कुछ लोग चाहे कि हम पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान में चले गए जो लोग, उनको कहा गया कि आप लोग भारत में आ सकते हैं, आप लोग भारत में आ सकते हैं और आपको नागरिकता मिलेगी। अर्थात पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है। लेकिन जब मन हो तब ना चले आओ। जब मन हो, भैया हम कह तो दिए हैं कि आ जाओ, लेकिन इसका मतलब है कि जब मन हो तब चले आओ, तुमको नागरिकता मिल जाएगी। उसमें एक डेट रखी गई 19 जुलाई 1948। ठीक है। उसमें डेट क्या रखी गई? 19 जुलाई 1948
तक आप लोग भारतीय क्षेत्र में आकर अपनी नागरिकता ले सकते हैं। अगर इसके बाद आप आते हैं, इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको यहां पर 6 महीना रहना होगा। कितने महीने? 6 माह रहना होगा, ठीक है। और 6 महीने के अंदर या 6 महीने के पश्चात आप अगर कोई ऐसा देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, तो भारत में जो गृह मंत्रालय है, भारत का जो गृह मंत्रालय है, वो आपको भारतीय नागरिकता दे सकता है। समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, लेकिन कब तक? 14 जुलाई 1948 तक। याद रहेगी डेट। चलें आगे देखें अनुच्छेद 7। इसमें है भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। इसमें क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता, ठीक है। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो भारत के विभाजन के पश्चात, भारत के विभाजन के पश्चात यानी कि आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं, और वो लोग यदि संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। समझ रहे हैं? भारत से पाकिस्तान गए लोगों को भी नागरिकता है, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो गए हैं और संविधान के लागू होने के पूर्व वो लोग भारत आ जाएं, तब उनको नागरिकता मिलेगी। बात समझ रहे हैं? ये हो गया 7। फिर अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? यदि आप किसी विदेश में घूमने के लिए या नौकरी पेशा के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। विदेश भ्रमण और नौकरी के लिए जाते हैं तो नागरिकता का होना ना लिखकर बनी रहेगी, लिखो बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि यदि आप विदेश में घूमने जाते हैं, कई लोग जाते हैं घूमने, कई लोग नौकरी करने के लिए भी जाते हैं, जैसे सऊदी अरब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, इराक, है ना, कुवैत, इन सब देशों में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, है ना। और कई लोग जो घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए नागरिकता बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप विदेश चले गए तो आपकी नागरिकता नष्ट कर दी जाएगी। नागरिकता आपकी क्या रहेगी? बनी रहेगी, ठीक है। अगला देखें अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 नागरिकता का ना होना। नागरिकता का
ना होना, ठीक है, नागरिकता का ना होना। इसका मतलब क्या है? यदि आप किसी देश में जाते हैं, यदि किसी आप विदेश में जाते हैं और वहां की नागरिकता आप क्या कर लेते हैं, नहीं नहीं, अगर नागरिकता का ना होना अर्थात इसका मतलब ये होगा कि हाँ, यानी कि अपने देश की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, है ना। किसी विदेशी देश की नागरिकता लेने पर आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता, नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता का बना रहना, अर्थात ये इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आपसे नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? नागरिकता का बना रहना, अर्थात कोई भी, चाहे वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे जो व्यक्ति हो, ठीक है, वो आपकी नागरिकता को नहीं छीन सकता है। लेकिन यदि आप जो है कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जा सकती है, ठीक है। 10 में क्या कहा? नागरिकता का बना रहना, ये कंफर्म है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। समझ रहे हैं? अब कंडीशन इसमें क्या क्या है अभी देखो बताएंगे हम आगे। जैसे आप पागल ना हो, है ना, किसी युद्ध के समय किसी शत्रु देश की आप मदद कर रहे होंगे, तब आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। शत्रु देश की, जैसे मान ले पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई और पाकिस्तान की तुम मदद कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पाकिस्तान की मदद कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो, तुम्हारी नागरिकता फिर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, तुमको देशद्रोही कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? देशद्रोही। बात समझ रहे? अनुच्छेद 10 समझ में आया? ठीक, देखें अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के नियम बना सकती है। संसद द्वारा नागरिकता के नियम में बदलाव हो सकता है, या नियम बनाए जा सकते हैं, नए नियम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता के नियम में परिवर्तन, ठीक है। अब इसमें संसद ही करेगी नियम संसद करेगी, नागरिकता संबंधी कुछ संशोधन करना है उसको, तो संसद ही करेगी। और संसद किसको कहेगी? गृह मंत्रालय। किसको? गृह मंत्रालय को। बस लिख लो इसे। किसको कहेगी? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय ही बनाएगी क्या? नागरिकता संबंधी नियम, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में नागरिकता को प्राप्त, भारतीय नागरिकता लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और भारतीय नागरिकता किस आधार पर नष्ट हो सकती है, ठीक है। देखें, अगर देखा जाए तो भाग 1 यहां से शुरू किया। भाग 1 क्या है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 1 कहां से है? 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या कहा गया? संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश ठीक है। अनुच्छेद 2 में जैसे सिक्किम को जो है 1974 में 34वां संविधान संशोधन करके सह राज्य बनाया गया, ठीक है। एक साल के बाद 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ,
ठीक है, यह अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 में है राज्यों के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। जो अनुच्छेद 3 है उसमें राज्यों के नाम में बदलाव किया जा सकता है और सीमा की लंबाई चौड़ाई भी छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जैसे सन 2000 में मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड, बिहार को काटकर झारखंड। मध्य प्रदेश 1 नवंबर को यूपी को 9 और बिहार को 15, 1-9-15 सन 2000 नवंबर, ठीक है, 1-9-15, ठीक है, याद रहेगा। 4 में है 2 और 3 की बनाई गई विधियां, यानी कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है वो बनी रहेंगी। उसमें अनुच्छेद 368 के तहत जो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है वो जरूरी नहीं है कि 368 के तहत जो राष्ट्रपति की मंजूरी हो तब हम उसको मिलाएं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे बाहर हो गया, संसद चाहे किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को अपने देश में मिला सकती है, उसमें राष्ट्रपति कोई अनुमति नहीं होगी, ठीक है। भाग 2 आता है। भाग 2 है नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और देखें हमारे देश की जो नागरिकता है वो एकहरी है। क्या है? एकहरी या एकल, क्या? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता, ठीक है। एकल का मतलब क्या है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, है ना, और जबकि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ऐसे एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसमें दोहरी नागरिकता है। मतलब समझ रहे हो, वो देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं, है ना। हम लोग क्या हैं? देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। राज्य क्या है? निवासी। जैसे उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं ना, निवास करते हो, उत्तर प्रदेश से क्या हो गए? निवासी हो गए, है ना। और देश के क्या है? हम नागरिक हैं। जैसे अमेरिका क्या है? तो अमेरिका को राज्य का नागरिक भी है और जैसे कोई राज्य होगा उसका नागरिक भी हो, देश का भी वो नागरिक है। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। कौन सी है? दोहरी नागरिकता। कौन सी है? दोहरी नागरिकता। और हमारे देश में कौन सी है? इकहरी या एकल नागरिकता, ठीक है। और वैसे ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता को अपने देश के संविधान में जोड़ा है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता संबंधी नियम है, ठीक है। सबसे पहला अगर देख लें अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, जो लोग यहाँ पर इसके क्षेत्र में थे, भारत के क्षेत्र में, उनको नागरिकता दी जाएगी। और अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक ही आ सकते हैं। उसके बाद परमिशन बनवाना होगा। जब भारत के जो गृह मंत्रालय है वो कह देगा तो आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अगला है 7, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता, है ना। लेकिन कब तक? 15 अगस्त 1947 के बाद जो चले गए हैं वो संविधान लागू होने से पूर्व देश में आ जाएंगे, तब उनको जो पाकिस्तान के क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण या नौकरी के लिए जो व्यक्ति जाते हैं उनका नागरिकता का बना रहना, ठीक है। कोई विदेश जाता है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी कहीं भी जाओ, लेकिन अगर जाओगे घूमने के पर्पज से, नौकरी के पर्पज से, तो आपकी नागरिकता का हमेशा भारतीय नागरिक आप कहलाओगे, ठीक है। अनुच्छेद 9, नागरिकता का न होना। यदि आप किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना, अर्थात इसका मतलब यह है कि कोई भी वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, आपकी नागरिकता आपसे नहीं छीन सकता है। लेकिन यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, जैसे कोई भी देश विरोधी कार्य होगा, तब आपकी नागरिकता क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है, ठीक है। अगला देखें अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के नियमों में बदलाव हो सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 11 यहां तक कंप्लीट। भाग 2 भी आपका समाप्त हो गया, भाग 2 भी समाप्त हो गया। लेकिन इसमें कुछ चीजें, जैसे नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए शर्तें। क्या? नागरिकता को प्राप्त करने के लिए शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की शर्तें हैं। कितने प्रकार की शर्तें हैं? 5। कितने प्रकार की शर्तें हैं? 5 प्रकार की शर्तें हैं। सबसे पहला है
सबसे पहला है जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में जन्म लेता है, समझ रहे हो? जब कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में जन्म लेता है तो वो भारतीय कहलाएगा जन्म के आधार पर। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक, जैसे आप इसको समझो, जैसे कोई पाकिस्तान से व्यक्ति आया और उसकी जैसे एक महिला गर्भवती थी और उसका बच्चा यहाँ हिंदुस्तान में हो गया, तो क्या वो भी भारतीय है? वो भारतीय नहीं है। उसके जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए, तभी वो जन्म के आधार पर उसको भारतीय की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये हो गया जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। किसके आधार पर है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय रहे हों, भारतीय क्षेत्र में पैदा हुए हों, और उनका बच्चा हो सकता है अगर अमेरिका में पैदा हुआ है तो वह बच्चा भी भारतीय कहलाएगा वंश के आधार पर। यानी कि भारतीय वंश का है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे मिल गई है। तो कहने का मतलब वंश के आधार पर माता पिता में से कोई एक व्यक्ति एक है और उसका बच्चा मान लो अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, रहने लगे हैं, तब भी वो भारतीय व्यक्ति कहलाएगा। वो बच्चा जो पैदा हुआ है भारतीय ही कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तीसरा आप देख लीजिए, ये है पंजीकरण। कौन सा? पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता को लेना है तो सबसे पहले उसको कराना पड़ेगा पंजीकरण। क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण। पंजीकरण कराने के पश्चात वह 7 साल, कितने वर्ष? 7 साल तक भारतीय क्षेत्र में रहेगा और उसको गृह मंत्रालय में साइन करना होगा, है ना? कह सकते हैं जैसे आपको नागरिकता लेनी है कहाँ की? भारत की, और कोई विदेश का व्यक्ति है तो उसको 7 साल तक पहले पंजीकरण कराना होगा, भारत में रहना होगा 7 साल तक, और उसमें कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। कुछ भी ऐसी काम कर, जैसे लड़ाई झगड़ा कर लिए, है ना, तो फिर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये किसकी करण है? पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, दूसरा है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब यह है, यदि कोई व्यक्ति हाँ, जैसे देखें, जब कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र की जो लैंग्वेज है, भाषा है, बोलता है और वह विदेश का है और भारतीय क्षेत्र में रहना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है और वह भारतीय लोगों की मदद करता है, वह कला और विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में अच्छी रुचि रखता है और भारतीय लोगों की मदद करना चाहता है, तो उसके लिए भी नागरिकता का प्रावधान है देशीकरण से। ठीक है, जैसे मदर टेरेसा। कौन? मदर टेरेसा, है ना? तो मदर टेरेसा जो थी वो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी जानकार थी। उन्होंने भारतीय लोगों को, जैसे एक रोग हुआ था जिसका नाम था बोलते हैं उसको, कौन सा रोग था जो छूने से हो जाता है? अरे वो कहते हैं ना सफेद रोग, जिसे क्या बोलते हैं, चर्म रोग। कौन सा रोग? चर्म रोग। चर्म रोगियों के लिए उन्होंने बहुत सारी मदद की थी। लोग छूते नहीं थे उनको, वो खूब मदद करती थी, नहलाती धुलाती थी, सब कुछ करती, दवा पानी करती थी, अपने हॉस्पिटल में रखती थी। तो उनको क्या देशीकरण के आधार पर नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिली थी। ठीक है, अगला है हमारा है अर्जित भूमि। क्या? अर्जित भूमि के आधार पर। किस आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि का मतलब यह है, जब कोई क्षेत्र भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है, जब कोई क्षेत्र भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है तो वहां के उस क्षेत्र के जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे एक राज्य सिक्किम को जब मिलाया गया, क्या सिक्किम को जब मिलाया गया, उस स्थान के लोग जो सिक्किम क्षेत्र में जो रहते थे वो भारतीय नागरिक कहलाए। ठीक है,
ये 5 प्रकार से, कितने प्रकार से, इन 5 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को ले सकता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, ठीक है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। ये 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जबकि 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 3 प्रकार, कितने प्रकार, 3 प्रकार से भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला देखें, पहला, उस व्यक्ति की नागरिकता खत्म होगी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। क्या होगी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है, जब कोई व्यक्ति पागल, देशद्रोही, गलत तरीके से भारत की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा, जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता गलत तरीके से लेता है या देश विरोधी कार्य करता है ना, या फिर वो पागल हो जाता है ना, पागल हो जाता है तब भी उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। पागल ये मतलब गांव में घूमने लगे, पागल का मतलब ये है कि वह मतलब कि देश विरोधी काम करने लगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझे, बात समझे नहीं समझे, ये स्क्रीनशॉट लेना है, लो खींच लो। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरा ये है कि जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तब भी वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, लेकिन यह तब नहीं होगा जब युद्ध हो रहा हो। क्या हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, ठीक है। जब देखो ये वाला जो है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है, लेकिन कब नहीं होगा, जब भारत में युद्ध चल रहा हो, तब कोई व्यक्ति भारत को छोड़ के नहीं जा सकता। समझे? समझ रहे हैं? नहीं तो जब भारत संकट में सब भागिन जाए यहाँ से। समझ रहे? तो ये हो जाएगा ऐसे, युद्ध के समय नागरिकता यानी कि देश को छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल, ठीक है।